एक अहंकारी तरीके से देख रही हूँ और एक सेंस ऑफ ये जो फीलिंग है कि हम लोग अनबीटेबल हैं। को याद दिलाना चाहूँगी कि इतिहास में जब जब आपने प्रजातंत्र को अपने आप को प्रजातंत्र से ऊपर माना है, जनता ने आपको सबक सिखाया है। तो इस तरीके का जो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस है पूरी भारतीय जनता पार्टी में कि जब मन चाहे विपक्ष के नेताओं को आप सस्पेंड कर देते हैं, जब मन चाहे आप कोई नया बिल ले आते हैं, जब मन चाहे कोई चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का काम करते हैं। ये जो नारा लगाया है उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि एक तरीके का एरोगेंस सीपन हो गया और जब जब अहंकार हुआ है जनता ने हमेशा उसका जवाब दिया है। तो मतलब ये मान के चले मैं, कांग्रेस हालांकि बीजेपी दावा करे 50, अलायंस पार्टी बात की, इंडिया अलायंस की बात करें जो पूरी गठबंधन पार्टी में कितना दावा करते हैं आप सीट में, कितनी सीटें इंडिया अलायंस ला सकती है? मैं चेहरा तय नहीं, सीट सेटिंग के लेके चेहरा नहीं पाई। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ, पर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानी है, बेरोज़गारी को लेकर परेशानी है, हम देख रहे हैं महिलाओं के मुद्दों को आपने देखा होगा कैसे ब्रजभूषण सिंह के जो पास के माने जाते हैं उनको फिर से WFI का प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो महिलाएं जो वर्ल्ड का मेडल जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं, देश को गौरवान्वित किया है, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, अर्थव्यवस्था को लेकर है, किसानों के मुद्दों को लेकर, खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हम जनता के बीच वो इश्यूज लेकर जाएंगे, जनता को ये बताएंगे कैसे प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, कैसे संवैधानिक तौर तरीके जो पार्लियामेंट में अपनाने चाहिए उनको खत्म किया जा रहा है। जो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं पार्लियामेंट में अंदर आकर के हम अक्साई चिन्ह ले आएंगे, हम POK ले आएंगे, वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं कि पार्लियामेंट की ही सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो ये सारे मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएंगे। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जनता हम पे विश्वास जताकर हमें जिम्मेदारी देगी। मैम सेम इन इंग्लिश, द वे द PM मोदी हैज सेट द टारगेट कि अब की बार 50%, so how will the statement given by the PM and BJP they are I think with all due respect to the Prime Minister, it reeks of arrogance. It also shows their belief that they are above the democratic process. They have started to believe that they are above the people of this country, above this country itself, that they are invincible. But I would want to remind very humbly to the Prime Minister, the history of India has been such that when arrogance seeps in, and arrogance to a level of trying to silence the opposition, weaponizing agencies, and trying to consolidate power, people of the country have taught them a befitting response. We've seen that during the Indira Gandhi era. We might see it in the Narendra Modi era of 2024. मैम एक और सवाल जानना चाहेंगे, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जिस तरह से 22 जनवरी को एक राम मंदिर का मतलब कैसे भव्य मतलब मंदिर का उद्घाटन होना है, वहीं सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है पंचत राय जी से उनका बयान आया है कि 22 जनवरी जो है वो 1947 जो जिससे 15 अगस्त उससे बड़ा है। उनके इस बयान को शिवसेना और आप किस तरह देखें? मैम देखिए, हम भी कहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शिवसेना ने इसकी लड़ाई लड़ी है। शिवसेना ने ये बार बार मांग करके कि सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाए और राम मंदिर वहाँ पे बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई करते हुए राम मंदिर का जो हमारा सपना था उसको पूर्ण किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज उन्होंने जो न्याय दिया, आज वो पूरा होने जा रहा है, मंदिर बनने जा रहा है। रही बात चंपत राय जी की, चंपत राय जी ने ये भी कहा है कि वो विष्णु का, नरेंद्र मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुरली मनोहर जोशी और LK अडवाणी जो इसके सूत्रधार रहे हैं, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि राजनीति से इतने राजनीति में घुस गए हैं मंदिर को लेकर कि शिवसेना को आपने न्योता नहीं दिया है। कौन भूल सकता है बाला साहेब ठाकरे जी का क्या उसमें योगदान रहा है? कौन भूल सकता है कि जो भी कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ हुई थी, और आज आप उनको उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने LK अडवाणी जी को दूर रखने का काम किया है। तो ये जो बोल रहे हैं राजनीति से ज़्यादा प्रेरित लगता है, हकीकत से थोड़ा दूर लगता है। मैम ये मान के चले कि बीजेपी जो है जो 2024 का चुनाव है वो राम मंदिर को लेकर लड़ेगी, लोगों के सामने जाएगी, लोगों से आस्था के जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर जो बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार बोला था कि तारीख के मंदिर वहीं बनाएंगे, पर उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। तारीख तो तय हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है। तो अगर वो मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, जनता जनार्दन है, जनता जानती है। भगवान श्री राम मंदिर का सपना तो पूरा हुआ है, साथ ही साथ जो वादे किए थे और सपने दिखाए थे देश की जनता को, उसको जुमला बताकर आपने ख़त्म कर दिया है। जनता माफ़ नहीं करेगी। Ma'am, same question in English. The way on the occasion of ceremony of Ram Janmabhoomi Temple, General Secretary of Ram Trust
Panchayat Raj given the statement that this is more important than 1947. So how will the statement of Panchayat given? Firstly, I have observed that Mr. Rai, Champat Rai ji has been making statements which are more politically driven than to do with Bhagwan Shri Ram's temple. He has also gone on to claim that that Narendra Modi ji is the 10th avatar of Lord Vishnu. He has gone on to tell L.K. Advani ji and Murli Manohar Joshi not to attend the temple inauguration ceremony. It is a crying shame that Bala Saheb Thackeray ji, who was at the forefront of this entire movement, his party has not been invited for the event. So his statement is more political, and all I'd like to say, it is a very important day for the country. It is a very important day for the belief that most of the Hindus have. And we have won this because of the Supreme Court judgment, not because of those political parties who used it for political opportunism, but never worked towards it. I'm proud of the fact that Shiv Sena continued to demand that Supreme Court takes a decision, and this decision was taken. We were the first political party that went to the Ayodhya Ram Mandir and gave a donation for the building of the Ram Temple. You can't take those facts away from us. So as much as Champat Rai ji may make any statements, pompous statements, the fact is that it is a dream come true of every Hindu and come on the judgment of the Supreme Court. मैम एक और सवाल जानना चाहेंगे, प्रहलाद जोशी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर बहुत ही जिस तरह से संसद में दोनों सदन से लगभग 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया, उसके सवाल जब उन्होंने जवाब दिया सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदार राहुल गांधी, पूरा थपड़ा राहुल गांधी का है। और जो प्ले कार्ड जो है जो मना करने के बाद मीटिंग ली गई थी लोकसभा स्पीकर द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था इस प्ले कार्ड नहीं लाया, लेकिन फिर भी इनको राहुल गांधी, तो पूरा जो सपना है, जो पूरा जो कार्रवाई उन्होंने राहुल गांधी पर थोप दिया। थोड़ा हास्यास्पद है। देखिए, नया पार्लियामेंट बनाया, नए पार्लियामेंट में जो लॉज ऑफ हिस्ट्री है, नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इतिहास का सबसे निम्न स्तर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी इंट्रोड्यूस कर रही है वो सामने दिख रहा है। जिस तरीके से ऑपोजिशन की आवाज़ बंद करने की कोशिश की, सस्पेंड किया बाय द हंड्रेड्स लोगों को सस्पेंड किया। व्हाट डज इट स्पीक? आपने इतने इंपॉर्टेंट देश के लिए जो बिल्स हैं आपने पास कर दिए विदाउट ऑपोजिशन वॉइस, और आप कहते हो, एक तरफ आप कहते हो राहुल गांधी जी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दूसरी तरफ सारा ठीकरा उनके सर पे फोड़ते हो। कभी कभी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री चुने हुए नरेंद्र मोदी जी हैं या बगैर चुने हुए राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि देश की जनता ने उनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है। और ज़्यादा संख्या किसकी है लोकसभा में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। शर्मनाक है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी मणिपुर पर हो, और आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का ये कमेंट हो। मैम सेम क्वेश्चन इंग्लिश, द वे द प्रहलाद जोशी गिवन द स्टेटमेंट दैट राहुल गांधी voted the opposition MP to bring the play card. I think Mr. Prahlad Joshi will be known in the parliamentary history as one of those parliamentary affairs minister who, while inaugurated the new parliament, has introduced the newest laws that the parliament history has ever seen. It is unfortunate that he continues to blame Rahul Gandhi ji for what is happening inside the parliament. What is clearly seen, the numbers, the majority is with the BJP. It is their responsibility, it is the Home Minister's responsibility to come and tell the Parliament how did the security breach happen. We saw how he's running away from answering people of the country through the Parliament. The Prime Minister ran away from the Parliament on the issue of Manipur. And today, Parliamentary Affairs Minister refuses to take accountability for suspending 146 MPs and dumps it on the door of Rahul Gandhi. At one point, they say Rahul Gandhi is irrelevant. On the other hand, they are giving him a position bigger than that of the Prime Minister. People of the country have made him an opposition leader. People are asking you, we have given you the government to run. What are you doing to keep us safe? That is the moot question. मैम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जिस प्रकार से हमने देखा 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकवादी ने हमारी गाड़ी पे, जवानों की गाड़ी पे हमला किया, लगभग 4 जवान उसमें शहीद हो गए। अब वहीं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षा पहले से बेहतर है। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 370 धारा जब हटी थी, 3 वादे देश की जनता से किए गए थे। ये कहा गया था, अमित शाह जी ने ही किया था, आतंकी हमले ख़त्म होंगे, किसी तरीके का जो ध्रुवीकरण है वो ख़त्म होगा, जम्मू और कश्मीर की जनता को फिर से उनका स्टेटहुड मिलेगा, और कश्मीरी पंडित भाई बहन वहाँ पे लौट कर आएंगे। कुछ दिन पहले ही जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा था, उन्होंने इन सब का फिर से वादा दोहराया था कि मैंने तो कर दिखाया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोग POK भी ले आएंगे, अक्साई चिन्ह भी ले आएंगे। पर आतंकी हमले ख़त्म हुए। आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं क्योंकि आप जुमलेबाजी में व्यस्त हैं।
आप जनता को एक अलग पिक्चर दे रहे हैं। वहाँ पे कश्मीरी पंडित भाई बहन अब तक अपने घर में वापस नहीं लौट पा रहे हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। टारगेटेड किलिंग नहीं रुकी, हमारे जवानों की शहादत नहीं रुकी, आतंकी हमले नहीं रुके, तो किस बात की ये अपनी वाह लूट रहे हैं? शर्मनाक है। मैम वहीं ये भी तुलना किया जाता है, जो मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो सुरक्षा है वो बंगाल से तुलना करें, बंगाल से बेहतर जम्मू कश्मीर। उनका ये बयान किसने आपको दिखता है कि बंगाल से तुलना करें कि बंगाल से बेहतर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा? राजनीति से प्रेरित है, बहुत स्पष्ट है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, एटलीस्ट वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है। वहाँ की जनता ने, बंगाल की जनता ने उनको चुनकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भेजा है, और भारी संख्या में भेजा है। जम्मू और कश्मीर को आपने एक सपना दिखाया कि पहले तो उनका यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप वहाँ पर सर्वा बनकर बैठे हैं, आज तक चुनाव नहीं हुए वहाँ पर। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आई हेट टू से, पर आप किस उससे बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में नहीं है? वेस्ट बंगाल की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वेस्ट बंगाल की जनता ही उनसे जवाबदेही मांगेगी। आप बगैर जवाबदेही के उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको वहाँ पे के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। Ma'am, same question in English. The way the Lieutenant Colonel of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, given the statement that security of Jammu and Kashmir is better than Bengal. So how will this statement? I would say that this statement comes out of a political will to continue to defend all that is going wrong in Kashmir. When the Article 370 was removed, it was Mr. Amit Shah who came to the parliament floor and said, we will end terrorism, we will bring Kashmiri Pandits back home, and we will ensure that statehood that has been taken away from Kashmir will be given back to it with an election process to happen. He spoke during the Jammu and Kashmir reorganization bill where he said, I will bring POK also, I will bring Aksai Chin also. And today, we are seeing that our soldiers continue to get martyred. Terrorist activities haven't stopped. Targeted killings of Kashmiri Pandits haven't stopped. And for you to compare it, a nominated LG who doesn't have the will of the people, has only the goodwill of the government at the center, is commenting on a state which has been, where the government has been elected by the will of the people, with democracies at work, not once, not twice, the third time. So to make these comparisons, I think is politically motivated and it's unfair to the people of Jammu and Kashmir. मैम जिस तरह से हम इसमें हालात देख रहे हैं देश की, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिस तरह से नए चेयरमैन या नए अध्यक्ष बनाए गए, ये ब्रिजभूषण की करेगी, उसके बाद से एक बार फिर विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। वहीं हाल ही में हमने कल देखा कि बजरंग पुनिया जो रेसलर है, उन्होंने अपना पद्मश्री जो अवार्ड है वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर छोड़ दिया। देखिए, इस पूरी घटना को ओवरऑल लगातार फिर विरोध शुरू हो गया। देखिए, इतना दुख होता है देखकर कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत कर देश का नाम रोशन किया है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे रोशन किया है, तिरंगे की आन बान शान बढ़ाई है, आज वो महिलाओं को आपने मजबूर किया कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें। किसके बचाव में? आप बचा रहे हैं एक ऐसे आदमी पे जिस पे एक सीरियस चार्जेस हैं। आपने उन महिलाओं को ये वादा किया था जब उनका जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म हुआ था कि कोई भी रेसलिंग फेडरेशन में ब्रिजभूषण से जुड़ा हुआ व्यक्ति को इलेक्ट नहीं हुआ जाएगा। आप क्यों आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और आज उसको इलेक्ट किया है जो उनके सबसे सगे माने जाते हैं, सबसे करीबी माने जाते हैं। तो ये मौकरी बनाकर रखा है कि महिलाओं को जस्टिस देने की बजाय आपने उनको सिर्फ उनके साथ छल और कपट किया है। आज बजरंग पुनिया जी ने जो किया है, आज देश को शर्मसार करता है कि आज हमने उनको इतना मजबूर कर दिया, हम उनको न्याय नहीं दे पाए। जो न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे थे, कि आज वो मजबूर हो गए हैं कि अपना पद्मश्री वापस लौटाएं। और फिर भी ये सरकार को किसी तरीके की शर्म नहीं है। दुख होता है, पीड़ा होती है देखकर कि आज हमारे वो एथलीट्स जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आज मजबूर हो गए हैं ये काम स्टेप लेने में। मैम, सेम क्वेश्चनिंग, द वे द रेसलर बजरंग पुनिया हैज रिजाइन हिज wrestler, like we are talking about some in few days before, Brijbhushan. Okay, the way the wrestler yesterday we have saw the Bajrang Punia leave the Padma Shri award near the PM residence. I think it is so unfortunate. It is shameful as a nation that today we have a government which is absolutely insensitive to the demand of these wrestlers. These are wrestlers who have won us glory on international platforms. These are the very same wrestlers that the Prime Minister used to appreciate by meeting them and tweeting about them and talking about them and taking pride in their achievements. And these very wrestlers were forced to go on a protest at Jantar Mantar seeking for justice, asking you to take action against the Wrestling Federation of India President, their Member of Parliament, Brijbhushan Singh. You did not even take any action against him. Forget taking action. You had promised to these women, to the wrestlers, that there would be a free and fair election for the president, and nobody related to Mr. Brijbhushan Singh will be allowed to contest. Yet you allowed a contest like that to happen, which was one-sided,
which was supported by Brajbhushan Singh, and a person who's closest to him has been elected. So it says that you're making a mockery of these athletes who fought this fight. It's very difficult. I must tell you, it is very difficult for a woman to come out and make, fight for this cause. Yet these girls did it. And today you have, reduced them and reduced their entire protest to protect one member of parliament. It is a shame for this country that Bajrang Punia had to take the action he did. But I'm hoping that Bajrang Punia will continue to fight the good fight for the larger cause of this nation, which is for the women of this country. And I think the government should feel ashamed of their actions. मैम बात करते हैं ईडी की। लगातार ईडी जिस प्रकार से विरोधियों को सम्मान कर रही है, वहीं एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सम्मान किया गया। उनकी ईडी की इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? राजनीति, राजनीति और सिर्फ राजनीति। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आईटी को वेपनाइज कर विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो जग जाहिर है। आप देखिए, जो लोग महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आपको याद होगा, अजीत पवार जी के 48 घंटे पहले जुड़ने से पहले, एनसीपी के जुड़ने से पहले प्रधानमंत्री एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।